Hello and welcome to Achievers Hype, dear learners of IGNOU MS Psychology MPCE 022 यानी काउंसलिंग साइकोलॉजी का सेकंड पेपर चल रहा है। इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है और आज ये हम थर्ड पार्ट में हैं, जिसमें मैं आपको क्विकली दिखाऊंगी कि इंडेक्स पे आ जाते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। कुछ टॉपिक्स हमने प्रीवियस 2 वीडियोज में कवर कर लिए हैं, ये पोर्शन आपने कवर कर लिए हैं। और यहाँ पर जो 7th टॉपिक है, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन एज अ मैथड ऑफ असेसमेंट, इसमें से हमने इंटरव्यू एज अ मैथड ऑफ असेसमेंट पढ़ लिया था क्योंकि उससे जस्ट पहले इंटरव्यू एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक चल रहा था, तो उसको मैंने इसी में क्लब कर दिया था एक्सप्लेन करते हुए। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन एज मेथड ऑफ असेसमेंट और कंटिन्यू करेंगे आगे के कुछ और टॉपिक। तो हमारा जो 7th टॉपिक है वो पेज नंबर 22 पर है। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बिना किसी डिले के इस वीडियो को बिगिन करेंगे। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ असेसमेंट। कि ऑब्जर्वेशन असेसमेंट का एक मेथड कैसे यूज होता है। ऑब्जर्वेशन के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो अंडरस्टैंड करेंगे कि असेसमेंट में एज अ टूल ये किस तरह से यूज होता है ऑब्जर्वेशन। वैसे ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है, आप सभी जानते हैं। किसी चीज को नोटिस करना, किसी भी चीज के बारे में अपना कोई एक व्यू स्टैब्लिश करना विद द हेल्प ऑफ व्यूइंग समथिंग। किसी चीज को देखकर, किसी चीज के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करके या फिर कुछ डेटा कलेक्ट करके ऑब्जर्वेशन होता है। जब ऑब्जर्वेशन को हम असेसमेंट में यूज करते हैं तो ये एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, क्योंकि अभी हमने बात की है प्रीवियस वीडियोस में, लगातार एक चीज कहते चले आ रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है। तो जाहिर सी बात है जब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन होगा तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर इन नेचुरल और कंट्रोल्ड सेटिंग्स to understand how individual interact with their environment, others or themselves। तो असेसमेंट में इसका रोल क्या क्या होता है? ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया कि ये क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में हमें डायरेक्ट इंसाइट मिलती है। डायरेक्ट इंसाइट का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स डायरेक्ट इंसाइट इनटू बिहेवियर्स रादर देन रिलाइंग सोलली ऑन सेल्फ रिपोर्ट। जब हम किसी पर्सन से कुछ भी उसके बारे में पूछते हैं तो वो हमें कितना सही बताएगा, कितना गलत बताएगा, ये उस पर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में हमें डायरेक्ट खुद के एंगल से उस चीज को देखने का मौका मिलता है। पर बायसनेस यहाँ भी हो सकती है। जिस तरह से कोई पर्सन अपने बारे में जब रिपोर्ट देता है, सेल्फ रिपोर्ट देता है, तो वो बायसनेस उसकी तरफ से हो सकती है कि वो चीजें हाइड कर ले या प्रॉपर तरीके से हमें ना बताए। बिल्कुल उसी तरीके से असेसमेंट करने वाले पर्सन की तरफ से भी बायसनेस हो सकती है, क्योंकि कई बार हम चीजों को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा हम उसके बारे में पहले से व्यू रखते हैं। अगर कोई प्रिज्यूडिस हमारे माइंड में है, कोई पहले से थॉट हमारे माइंड में इनबिल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो डायरेक्ट इंसाइट तो होती है। हालांकि ये जो पॉइंट्स हैं एक ड्रॉबैक की तरह है, मैं ड्रॉबैक से शुरुआत नहीं करनी चाहिए आइडियली हमें टॉपिक की, लेकिन फिर भी साइमल्टेनियसली मैंने आपको ये चीज बता दी। ये कहाँ पर वैल्यूएबल होता है? जब हम बच्चों को असेस करते हैं, इंडिविजुअल्स को उनके लिमिटेड वर्बल स्किल्स में असेस करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा उनके बिहेवियर में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। मतलब अगर हम किसी पर्सन को ना ये बताए, नोटिस करें कि हम उसमें कुछ ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना वो बहुत ज्यादा वेरी करेगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ऐसा होता है। इसकी हेल्प से हम बिहेवियर का एनालिसिस भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कि जो पर्सन बिहेवियर कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और कितना रियलिस्टिक है, ये हमें देखने को मिलता है। नेचुरलिस्टिक सेटिंग, ऑब्जर्वेशन ऐसे एनवायरनमेंट में भी हो सकता है जहां पर इंडिविजुअल नॉर्मली फंक्शनिंग करता है, घर में, बाहर, वर्क प्लेस पे या फिर कहीं पर भी। तो नेचुरलिस्टिक सेटिंग में हमें उसको ऑब्जर्वेशन करने में बहुत हेल्प मिल सकती है ना। किसी को सामने बिठा के कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो वो बहुत हद तक रियल नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें फेक हो सकती है, पर उसे नहीं पता है। नेचुरली हम जब उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन जो है हमें बहुत हद तक सही मिलेगा, डिटेल जो है वो सही मिलेंगे। कंट्रोल सेटिंग, समटाइम्स ऑब्जर्वेशन आर कंडक्टेड इन अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट टू प्रोवोक स्पेसिफिक बिहेवियर। जैसे कि हम किसी सोशल इंटरेक्शन को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट, या हमने स्टूडेंट्स के ग्रुप से कहा कि आज ये देखा जाएगा कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट जो है बहुत कॉन्फिडेंटली किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो अगर ये चीज बताई जाएगी कंट्रोल वे में, हमने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, तो भी जो स्टूडेंट्स हैं वो उस तरीके से आंसर करेंगे। तो ऐसे भी लिया जा सकता है, कंट्रोल सेटिंग में भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नॉन वर्बल क्यूज, मच ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। तो बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना, फेशियल एक्सप्रेशन को करना, ये सारी चीजें भी ऑब्जर्वेशन के अंदर आती हैं कि हम ये सब भी ऑब्जर्व करते हैं, ये भी हमारा डेटा हो सकता है, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ऑब्जेक्टिव डेटा, व्हेन सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन कैन प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डेटा। देखिए जनरली ऑब्जर्वेशन को सब्जेक्टिव ही समझा जाता है और एक्चुअली वो होता ही सब्जेक्टिव है, समझा क्या जाता है वो होता ही है। लेकिन
इसकी हेल्प से डेटा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। अब देखिए वो 100% तो नहीं होगा, ये आपको भी पता है, लेकिन बहुत हद तक हो सकता है, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना चीज़ों का, तो फिर हम उसी तरीके से रिजल्ट्स पे भी पहुंचेंगे। जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन के प्रॉपर डिटेल्स हैं, तो फिर कुछ हद तक तो ऑब्जेक्टिविटी होगी होगी। तो ऑब्जेक्टिविटी भी हो सकती है, जिसमें हम ऑब्जर्वर बायस का जो इन्फ्लुएंस है वो मिनिमम हो जाता है, और ऑब्जेक्टिविटी भी चैलेंजिंग नहीं रहती। अच्छा, एक चीज और है, जब ऑब्जेक्टिव डेटा होता है ना, तो उसमें कई ऑब्जर्वर का इन्फ्लुएंस होता है, मीन्स इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे राइट वर्ड, पार्टिसिपेशन होता है। क्योंकि अगर एक ही पर्सन पूरे प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, तो उसके जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं उनका इफेक्ट तो रिजल्ट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए इस बायसनेस को मिनिमाइज करने के लिए कई ऑब्जर्वर्स का डेटा लिया जाता है, एक तरीके के एवरेज पे पहुंच जाते हैं। सब्जेक्टिव डेटा भी एवरेज हो सकता है। जैसे कैसे हो सकता है, जैसे एक टॉपिक पर आप 4 दोस्त हैं और चारों दोस्तों का जो व्यू है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो किसी एक रिजल्ट पर आप पहुंचेंगे ना, कि आपको जब उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो सब्जेक्टिविटी में से भी आप एक दूसरे के संग एडजस्ट करते करते एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं जो बीच का रास्ता, जिसे आप कहते हैं अगर बेसिक लैंग्वेज में बोले तो वो बीच का रास्ता क्या है कि एक काइंड ऑफ एवरेज रिजल्ट है, राइट, जिस पर सब राजी हैं। तो वही एवरेज रिजल्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव डेटा में हमें तब मिल पाता है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ तब मिल पाता है, जब हम डिफरेंट ऑब्जर्वर के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रेन्ड ऑब्जर्वर की जरूरत होती है जिससे कि बायसनेस कम हो, एंड द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर कैन समटाइम्स आफ्टर ऑल्टर नेचुरल बिहेवियर, एडिशनली इंटरप्रेटिंग व्हाट बिहेवियर्स मीन कैन बी सब्जेक्टिव। तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, और दोनों ही मेथड जो हैं वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में इंपॉर्टेंट भी हैं, राइट। साइनर्जी होती है इसमें, ट्रायंगुलेशन देखने को मिलता है, डायनेमिक असेसमेंट होते हैं, दोनों के बारे में कंबाइंड है, इससे क्विकली आप रीड कर लीजिएगा, कुछ ऐसा नई बात नहीं है। अब आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास 11th में भी मैंने चैप्टर 2 में इसको बहुत ही स्पेशल मार्क किया है कि इसको आपको पढ़ना है। वैसे देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो ऑलरेडी इतने बड़े सिलेबस में से आपके फिल्टर्ड टॉपिक है। तो फिल्टर्ड टॉपिक में से भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि बहुत अच्छे से ध्यान देना, जरा भी अटेंशन जरा लेफ्ट राइट नहीं करना है, टॉपिक पे ध्यान देना है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, वैसे अभी आपको ध्यान होगा, अभी हमने टेस्ट और असेसमेंट पढ़ा था, तो एक आइडिया आपने ले लिया था कि टेस्ट क्या होते हैं, पर फिर भी यहाँ फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्टैंडर्डाइज जरूर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ध्यान से यूज करनी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट ही तब साइकोलॉजिकल है जब वो स्टैंडर्डाइज्ड है, वरना तो आप भी कोई टेस्ट बना सकते हैं, कोई भी पर्सन कोई टेस्ट बना सकता है। आपको तो मैं फिर भी नहीं कहूंगी, क्योंकि आप साइकोलॉजी के ही हैं, तो आप कुछ तो कॉमन सेंस टेस्ट बनाते वक्त रखेंगे, कुछ पैरामीटर्स आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन कोई और भी पर्सन जो है वो कोई भी टेस्ट बना सकता है। एक जनरल साइकोलॉजी की ही फील्ड का कह रही हूँ, और नहीं वैसे टेस्ट नहीं कह रही हूँ, कोई भी पर्सन टेस्ट बना सकता है, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा या नहीं होगा ये हम उस जब टेस्ट को टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट जो प्रॉपर टूल्स की तरह यूज होते हैं, वो हर हालत में स्टैंडर्डाइज होते ही होते हैं, उनका होना जरूरी है, ये इनकी एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। दे आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। अब कौन कौन सी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को हम साइकोलॉजिकल टेस्ट से यूज कर सकते हैं, वो हम बिहेवियर को असेस कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के किसी भी बिहेवियर को असेस करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज होता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम ये जानना चाहते हैं कोई पर्सन कितना एम्बिशियस है, हम ये जानना चाहते हैं कि पर्सन जो है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेट में कितना हाई है, तो उसके लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज होता है। कोई एबिलिटीज, ऐसी कोई योग्यता किसी पर्सन की, कि किसी पर्सन कोई भी किसी भी टाइप की एबिलिटी, कोई भी कैपेबिलिटी जो है, एटीट्यूड्स, पर्सन का किसी सोशल एटीट्यूड्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें क्या है पर्सन का, तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई होते हैं। इमोशनल स्टेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, पर्सन बहुत ज्यादा न्यूरोटिक है, साइकोटिक है, कोई भी कंडीशन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज होते हैं। दीज टेस्ट आर कंस्ट्रक्टेड विद द एम ऑफ बीइंग वैलिड, रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव इन असेसिंग व्हाट दे परपोर्ट टू मेजर। ये जो टेस्ट है इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, तभी वो टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट है। दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स, पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल किसी भी तरीके से हो सकते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर पर्पसेस लाइक डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग, एजुकेशनल असेसमेंट, रिसर्च। ये सब इनके पर्पस होते हैं कि इन कामों के लिए ज्यादातर जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए।
आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्लासिफिकेशन की, तो कई तरीके से हम इसको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है पर्पस के बेस पर, मतलब जो टेस्ट है उसका यूज किस लिए किया जा रहा है, हम उस टेस्ट का यूज क्यों करेंगे, हमारा काम क्या है उस टेस्ट को यूज करने के लिए। तो जब हम पर्पस से करते हैं तो पर्पस का मतलब हो गया व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ द टेस्ट, ये हमारा यहाँ पे सवाल बन जाता है। आखिर वो जो टेस्ट है वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, क्या यूज होगा उसका। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है, मतलब हम कुछ डायग्नोस करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो एक पर्पस ये हो गया। हम ये पता करने के लिए कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या नहीं है, तो डायग्नोस करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, इसकी हेल्प से पता चलता है कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं आप लोग, फिलहाल आपके में भी सिलेबस में है बहुत सारे, ऐसा नहीं है। तो MMPI की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो पर्सन को नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट, जब हम टेस्ट का यूज क्या है, एप्टीट्यूड के बारे में पता करना, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। किसी पर्सन का क्या पोटेंशियल है किसी चीज को लर्न करने का या किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का, तो उसके लिए स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो हो गया, SAT हो गया, इसको अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि पर्सन के अंदर कितना एप्टीट्यूड है किसी चीज का, जिसके लिए भी वो यूज हो रहा है। एकेडमिक के लिए है तो एकेडमिकली हो जाएगा। अचीवमेंट टेस्ट भी होते हैं। अब हमारे इस टेस्ट का यूज क्या है पर्पस के बेसिस पर, कि किसी पर्सन के अचीवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे वेशलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट होता है, WIAT, इसकी हेल्प से हम अचीवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट, हम किसी पर्सन को की पर्सनैलिटी से रिलेटेड इश्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा हम इन पर्टिकुलर हो गए, ऊपर हमने डायग्नोसिस की बात की थी, तो डायग्नोसिस में एग्जाम्पल दे दिया था पर्सनैलिटी का, लेकिन डायग्नोस तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मगर जब हम इन पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं तो MBTI है, जिससे पर्सनैलिटी के टाइप का पता चलता है, किस टाइप की पर्सनैलिटी है पर्सन की। ये आप आयुष साइकोलॉजी में ज्यादा पढ़ते हैं इसको सेकेंड ईयर में। ओके, बिग 5 इन्वेंट्री हो गया, इससे भी पता चलता है कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो ओशियन में किस कैटेगरी में फॉल होती है। ओशियन मतलब जो उसका एक्रोनिम है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है, अब ये भी हो सकता है कुछ टेस्ट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट टाइप हो, जिसकी हेल्प से हम ब्रेन बॉडी का रिलेशन का पता कर पाए, ये मालूम कर पाए कि जो ब्रेन हेल्थ है वो कैसी है, मेमोरी है, अटेंशन और जो भी ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो कितना बेहतर काम कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये टेस्ट अप्लाई होते हैं। फिर कुछ वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज होती है, वोकेशनल टेस्ट भी होते हैं। तो ये कौन सा पर्पस फुलफिल करेंगे, कि जब हम ये जानना चाहते हैं कि पर्सन कोई करियर के लिए जो है करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, जिसको आप पढ़ते हैं सेकंड ईयर में, CPR है ना, CPR का नाम सुना होगा आपने। तो करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री हो गए, इनकी हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि पर्सन किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए या करियर चॉइसेस के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा जो टेस्ट है वो यूज कर रहा है। ये तो हो गए पर्पस के हिसाब से। अब हम आते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। फॉर्मेट के हिसाब से हम देखेंगे जो टेस्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकते हैं या प्रोजेक्टिव टेस्ट हो सकते हैं। दो कैटेगरी हो गई हमारे पास फॉर्मेट के हिसाब से। पहली हो गई ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के साथ बने हुए टेस्ट जिसमें हमें राइट या रॉन्ग आंसर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं, जैसे एग्जाम में भी आता है ना, आपके पास MCQ आते हैं। उस तरीके के जो फॉर्मेट में टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट में सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दे आर हाई ऑन ऑब्जेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिविटी में हाई होते हैं और ये सब्जेक्टिविटी में हाई होते हैं। कई बार हमने सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हम एक लिमिट में रहते हैं, वहां पे जो भी हमारा आंसर है, जो भी हमें मिलेगा वो टू द पॉइंट होगी बात। और सब्जेक्टिविटी में हम कितना भी डिटेलिंग कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे अगर आप रोरशाकिंग ब्लॉट टेस्ट की बात करें, तो जब उसमें कार्ड दिखाया जाता है तो पर्सन बहुत कुछ बताता है, किसी एक फिक्स चीज को नहीं कह सकता। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट की हेल्प से हमें डिटेल में आंसर्स मिलते हैं, डिटेलिंग वहां पर होती है। तो फॉर्मेट के हिसाब से टेस्ट इस तरीके से हो गए। फिर हमारे पास आती है बात कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर टेस्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है हम कोई टेस्ट इंडिविजुअली अप्लाई करें या फिर टेस्ट हम ग्रुप में अप्लाई करें। जब 1-on-1 टेस्ट होंगे, जैसे इंटरव्यू में 1-on-1 हो सकता है, इंटरव्यू ग्रुप में की कैटेगरी में भी फॉल होगा। फिलहाल एग्जाम्पल में मैं यूज कर रही हूँ इंडिविजुअल टेस्ट में, कि इंडिविजुअल जब इंटरव्यू लेते हैं आप 1-on-1 होता है तो वो दो लोगों के बीच चीज चल रही है।
है ना। या ऐसा कोई भी टेस्ट जिसमें आप किसी को क्वेश्चन आयर दे रहे हैं, वो फिल करके आपको दे रहा है, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज हो गई, वो भी इंडिविजुअल टेस्ट में आती हैं। और बहुत सारे इंटेलिजेंस स्केल भी आते हैं जहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस का लेवल मेजर करना चाहते होते हैं, तो वो टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट की कैटेगरी में आएगा। इंडिविजुअल टेस्ट जो होते हैं दे आर मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जब आप एक एक पर्सन पर टाइम देंगे तो ये जो है ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना। और जो आपके ग्रुप टेस्ट होते हैं दे आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि इसमें हमें टाइम कम लगेगा क्योंकि एक ही टाइम में हम बड़े ग्रुप को कवर कर सकते हैं, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। बाकी पर्पस दोनों का सेम ही होता है। कोई भी ऐसा टेस्ट जो हम इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है उसे हम ग्रुप में भी कर लें, पर जरूरी नहीं है हर वो टेस्ट जो हम ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं वो इंडिविजुअली कर सकें। मतलब केसेस हो सकते हैं डिफरेंट। फिलहाल इनको इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब रिस्पॉन्स फॉर्मेट के हिसाब से बात करें कि रिस्पॉन्स कैसे कैसे मिल सकता है हमें। रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है सेल्फ रिपोर्ट की फॉर्म में। जो हमें आंसर देने वाला पर्सन है वो जब इंडिविजुअली आंसर करेंगे, तो जैसे डिप्रेशन का एंजाइटी स्ट्रेस स्केल होता है, तो यहाँ पे पर्सन इंडिविजुअली आंसर करता है, सेल्फ रिपोर्ट देता है, अपने बारे में देता है इन्फॉर्मेशन, तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज हो गई। इंटरव्यू भी इसके अंदर एक कैटेगरी आती है। फिर है परफॉर्मेंस टेस्ट। कुछ ऐसे टेस्ट हो सकते हैं जिसमें पर्सन को कुछ परफॉर्म करके दिखाना हो, जैसे ब्लॉग डिजाइन, कोई भी टाइप का ब्लॉग डिजाइन में पर्सन क्या करेगा, चीजों को मैनिपुलेशन करेगा, तो वहां पे परफॉर्म कर रहा है वो, तो परफॉर्मेंस टेस्ट हो गए। ऑब्जर्वेशनल टेस्ट, बिहेवियर इज ऑब्जर्व एंड स्कोर्ड बाय एन असेसर, ऐसे टेस्ट जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन किया जाता है। आप देखिए रिस्पॉन्स तीनों में अलग अलग तरीके से मिलेगा। यहाँ पर्सन खुद से देगा, यहाँ पे वो खुद से तो देगा लेकिन कुछ परफॉर्म करके खुद से आंसर देगा, और ऑब्जर्वेशन में कोई दूसरा ही पर्सन उसको उसके रिस्पॉन्स को कलेक्ट करेगा। तो रिस्पॉन्स के बेसिस पर ये 3 टाइप के हो गए। ठीक है, यहाँ तक सब सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाय थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि किस तरीके से वो बने हैं टेस्ट, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट कैसा है, जो टेस्ट बने हैं उनके पीछे की थ्योरी क्या है हाईलाइटेड। तो जो टेस्ट साइकोडायनामिक की थ्योरी पर बने हैं वो साइकोडायनामिक टेस्ट कहलाएंगे। आप जानते हैं जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वो साइकोडायनामिक टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो ये वाले हो गए। बिहेवियरल टेस्ट वो होंगे जहां पर जो बिहेवियरिज्म के टाइम पर बने हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशन को मैटर इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो वो बिहेवियरल टेस्ट हो गए। कॉग्निटिव टेस्ट वो हो जाएंगे जो ज्यादातर हमारी मेंटल एक्टिविटीज को असेस करने में यूज होते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अटेंशन, तो वो कॉग्निटिव टेस्ट हो गए। तो ये वो टेस्ट के टाइप हो गए जो किस तरह पर किस पर बेस्ड है कि उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, मेजर जो है वो बैकग्राउंड क्या है उसका, इस तरीके से हम समझेंगे। टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो स्टेट वर्सेस स्टेट मेजर। स्टेट मेजर्स एसेस टेम्परेरी कंडीशन, जैसे हमारी किसी नॉर्मल स्टेट को देखना है तो वो स्टेट टेस्ट हो गए, जिसके थ्रू हम प्रेजेंट स्टेट को मेजर करते हैं। ऐसे टेस्ट जिनके हेल्प से हम प्रेजेंट स्टेट को मेजर करते हैं वो हमारे स्टेट टेस्ट कहलाते हैं। बोल नहीं पा रही हूँ, स्टेट टेस्ट कहलाते हैं। और जो ट्रेट हैं वो वाले होंगे जो हमारी परमानेंट कंडीशंस को बताते हैं, है ना। परमानेंट कंडीशन और प्रेजेंट कंडीशन में फर्क हो सकता है। इस समय हो सकता है आप थोड़े से किसी बात पे अपसेट हो, लेकिन अदरवाइज आप हमेशा नॉर्मली बहुत खुश रहते हैं। तो जो हमारी परमानेंट कंडीशंस निकल कर आएंगी वो ट्रेट टेस्ट से निकलेंगी, और जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन निकलेंगी वो स्टेट टेस्ट से निकलेंगी। ओके, तो इस तरीके से भी हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिसिटी, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक टेस्ट। कुछ ऐसे जनरल टेस्ट होते हैं जो जनरल चीजों को असेस करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करते हैं, तो वो स्पेसिफिक टेस्ट कहलाते हैं। तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन था, आपने देखा, इजी भी था, अच्छा भी था, मजा भी आया होगा आपको समझने में। बस थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान क्या क्या रखना है, एक बार अगर मैं बहुत क्विकली दिखा दूं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि किस किस के बेसिस पर हमने टेस्ट क्लासिफाई किए। रिस्पॉन्स के बेस पर, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर, फॉर्मेट के बेस पर, उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक कैटेगरी और थी पर्पस के बेसिस पर। तो इस तरीके से आपको टेस्ट को क्लासिफाई करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, तो अच्छे से लिखाएंगे आप। ये बहुत अच्छा आंसर है, अगर आप इसको लिख कर आते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज काउंसलिंग एंड स्किल्स। कहाँ गया टॉपिक, मैंने स्क्रॉल कर दिया। काउंसलिंग एंड स्किल्स ऑफ काउंसलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर। ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके से पूछा गया है, पर इसका आंसर सेम रहेगा। कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इफेक्टिव काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे कि वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए,
उसको नॉलेज होनी चाहिए, थेराप्यूटिक अप्रोचेस यूज करनी आनी चाहिए, जो भी है अभी देखिए इतने भी मैंने बता दी, आप भी बहुत सारी जानते होंगे। और वही तो काउंसलिंग में किसी भी पर्सन के लिए स्किल्स हैं। काउंसलिंग की स्किल्स का मतलब हो गया काउंसलिंग करने वाले की पर्सन की स्किल्स। काउंसलिंग की स्किल थोड़ी ना होंगी, काउंसलिंग की तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो हम यहाँ पे जो स्किल्स, चाहे टॉपिक इस तरह से पूछा जाए स्किल्स के फॉर्म में, चाहे इस तरह से पूछा जाए, बात तो सेम ही रहेगी ना। तो पहले काउंसलिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, हालांकि अब जानते हैं लेकिन फिर भी समझा देती हूँ चलिए। कि counseling is a professional relationship that empowers diverse individuals, families and group to accomplish mental health, wellness, education and career goal। ये सब पर्पस को फुलफिल करने वाला एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई प्रोफेशनल पर्सन किसी भी क्लाइंट की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वही काउंसलिंग है। It involves a collaborative process between counselor and client where the counselor uses a variety of therapeutic techniques। ये काम होता है उनका जिसकी हेल्प से वो क्लाइंट के थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स और बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में उनको हेल्प मिलती है। और जब वो हेल्प मिलती है, उस हेल्प से वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, डिसीजंस बनाने में उनकी हेल्प कर पाते हैं, उनको चैलेंजेस से कोप करना सिखाते हैं, बहुत सारी चीजों को सिखाते हैं। तो ये उनका काम हो गया। तो ये हो गई डेफिनेशन इन जनरल। आप भी अपनी तरफ से कुछ और पॉइंटर्स बेटर लगता है आपको कि एक्सप्लेन ऐसे भी लिख सकते हैं तो वैसे लिख सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसके बारे में। अब काउंसलिंग रिक्वायर्स अ सोफिस्टिकेटेड सेट ऑफ स्किल्स दैट फैसिलिटेट इफेक्टिव थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एंड आउटकम। कुछ की काउंसलिंग स्किल्स हैं, फटाफट हो जाएगा ये पोर्शन, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी काउंसलर को के पास कुछ ऐसे सेट ऑफ स्किल्स होने ही चाहिए। और ये भी बता दूं, ये बहुत पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत इजी सा लिखाएंगे। हाँ सचमुच आप लिखाएंगे क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इजी है और काफी पूछा जाता है ये। सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुनना ही तो पहला काम है। अगर एक काउंसलर जो है वो अच्छे से चीजों को सुनेंगे नहीं तो वो फिर प्रोसेस क्या करेंगे। प्रोसेसिंग करने के लिए जो डेटा उनके पास पहुंच रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो केवल उस कंटेंट को नहीं सुनेंगे, वो उनके टोन को भी सुनेंगे, नॉन वर्बल क्यूज पे भी ध्यान देंगे। सुनने का मतलब केवल कानों को खोल के रखना नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आंखों के साथ भी ध्यान देना है। और साथ ही साथ जो क्लाइंट है उसको ये फीलिंग प्रोवाइड करानी है दैट यू आर बीइंग हर्ड एंड अंडरस्टूड। इट्स नॉट दैट यू आर जस्ट सेइंग एंड वी आर नोटिंग डाउन। और साथ ही साथ उसी सुनने में ही एक बॉन्ड बन जाता है। आप हमेशा देखिएगा, जब आप किसी पर्सन की बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं तो उसकी बात को बताने की इंटेंसिटी आपको और ज्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो आपसे बातें शेयर करने लगता है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को ये फील करा दें कॉन्वर्सेशन में कि आपका ध्यान वहां नहीं है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो वो पर्सन अपनी बातों से कट ऑफ हो जाएगा। वो जितना कुछ बताना चाहता है वो बीच में ही रुक जाएगा। नॉर्मल बात है, मैं ऐसा कुछ कोई नई बात नहीं बता रही हूँ आपको। तो हमें इस बात का ध्यान एज अ काउंसलर रखना है कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी बात को, उसे महसूस हो कि उसकी बात को सुना जा रहा है, बहुत अच्छे से समझा भी जा रहा है। और डेफिनेटली एक्टिंग नहीं करनी है, ऐसा करना है सच में। टेक्निक्स इंक्लूड पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन टू क्लैरिफाई और डेल्व डीपर। पैराफ्रेजिंग करके मतलब उसकी बातों को, ओके तो आप ये कहना चाहते हैं कि शायद आप इस तरह से चीजों को कहना चाहते हैं, तो उस पर्सन को लगेगा हाँ जब कोई मेरी बात, इतनी बड़ी बात की समरी 2 लाइन में बता सकता है तो मतलब उसने बात पूरी ध्यान से सुनी होगी। तो एक्टिव लिसनिंग इज वन ऑफ द थिंग जो होनी ही होनी चाहिए, बिना इसके शुरुआत भी काउंसलिंग की नहीं हो सकती। एम्पैथी, एम्पैथी गोज अलोंग, साथ साथ चलने वाली चीज है कि जब पर्सन को ये फील होगा, कि क्लाइंट को ये फील होगा कि उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है, उसकी इमोशनल स्टेट को समझा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग का प्रोसेस अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर जो काउंसलर हैं उनको वार्मथ कन्वे करनी है, उनको फील कराना है कि जो पर्सन है, जो क्लाइंट आप जो है हमारे सामने, उनको हम नॉन जजमेंटल वे से देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। तो एम्पैथी के अंदर खुद बहुत सारी छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो ऑफ कोर्स होनी चाहिए। सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में तमाम बार हम बात कर चुके हैं, वो अब मैं नहीं करने वाली हूँ। मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि एम्पैथी क्या होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी है। हमने एक्टिव लिसनिंग में इस बात को जोड़ा था क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जरूरी है, पर उसको स्पेसिफिकली भी हम अलग से लिख सकते हैं क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, ये सब चीजें बता देती हैं कि आपके जो आपका जो बात बताने का तरीका है, क्लाइंट की बातों को तो रिवील करती हैं, साथ ही साथ काउंसलर की तरफ से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। काउंसलर कितना अटेंशन पे कर रहा है, काउंसलर ने अपनी बातों में कैसे, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था ना कम्युनिकेशन में बात को कट करने वाला, वो चीज यहाँ पे फिट बैठती है कि आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सामने वाले पर्सन को फील करा सकते हैं कि आप उनके साथ कितना है उस कॉन्वर्सेशन में। तो बहुत जरूरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों तरफ से सही से होना। रिफ्लेक्टिव रेस्पॉन्सेज,
जब भी क्लाइंट ने कुछ कहा है या वो अपनी बात को कर रहा है और कहीं पर उसको वैलिडेशन की ज़रूरत है, तो वो रिफ्लेक्शन वापस आना चाहिए काउंसलर की तरफ से। रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है जैसे पैराफ्रेज करके बात कहना, या वो कोई चीज़ बीच में कुछ पूछने लगे तो उनकी बात पर रिवर्ट करना। ये नहीं कि सिर्फ सुन रहे हैं तो एक काम हमने ले लिया कि सिर्फ सुन ही रहे हैं, इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चनिंग की टेक्निक। सवाल इस तरह से पूछा जाए कि हमें आंसर सही से मिल पाए। सवाल पूछना अपने आप में एक टैलेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक स्किल होता है ये सवाल पूछना, और एक काउंसलर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है। अगर आप अच्छे से सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो फिर उम्मीद मत करिए कि आपको आंसर बहुत अच्छे से मिल पाएगा। हमारे पास जो क्लाइंट आया हुआ है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है, वो बहुत सारा, उसका माइंड जो है वो ऑलरेडी टायर्ड है, वो उतनी अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो सब कुछ अपनी तरफ से हमें सही से बता सके। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन क्वेश्चन को भी पूछें जिनके आंसर्स उसको देने हैं, लेकिन वो अभी ये नहीं दे पा रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें उससे क्या क्या डेटा लेना है। तो क्वेश्चन को पूछना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछना भी एक टेक्निक होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछना, कहीं पर क्लोज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं ओपन एंडेड पूछे जाएंगे, कहीं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, कहीं पर उसको हिंट दे सकते हैं। वेराइटी ऑफ थिंग्स आर देयर, तो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। समराइज करना जरूरी है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई पर्सन हमसे बातचीत कर रहा है तो हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको चीज़ों को, और फिर जहाँ ज़रूरत होगी समराइज करना है। इससे उसको फील होगा कि जो बात है मेरी सुनी जा रही है, और हमारे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी एक समरी के फॉर्म में बननी शुरू होगी। कन्फ्रंटेशन, समराइजेशन हो गया। कन्फ्रंटेशन, कंस्ट्रक्टिव वे में काउंसलर माइट जेंटली कन्फ्रंट डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन व्हाट द क्लाइंट सेज एंड डज और बिटवीन देयर स्टेटेड गोल्स एंड बिहेवियर। जो इश्यूज हैं वो भी तो डिस्कस होंगे, सिर्फ सुनते ही तो नहीं रहेंगे और आंसर्स भी नहीं देंगे। क्या प्रॉब्लम्स हैं उनमें, क्यों इश्यूज आए, किसी कॉज पर हमें बात करनी है, किसी इफेक्ट पे हमें बात करनी है, तो उनके लिए कन्फ्रंटेशन किया जाएगा, लेकिन बहुत ही जेंटल वे में। जाहिर सी बात है काउंसलर को के अंदर ये स्किल होना चाहिए कि वो जेंटली इन चीजों को हैंडल कर सकें। फैसिलिटेटिंग इंसाइट, इंसाइट प्रोवाइड कराने में हेल्प कराना, ये तो काम ही है उनका कि जो भी इशू है उसकी तरफ उसको कैसे लेकर जाना है, ये भी ध्यान देना होगा काउंसलर को। फिर स्किल इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रेपो, ये रेपो मेंटेन करना काउंसलर की तरफ से एक स्किल है। काउंसलर को ये इनिशिएटिव लेना है कि जो उनका क्लाइंट है वो उनके साथ कंफर्टेबल हो सके। तो रेपो बिल्डिंग का काम किसकी तरफ से होगा, जो है हमारे काउंसलर की तरफ से, तो वो भी एक स्किल में आता है। बाउंड्री सेटिंग, स्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज एसेंशियल टू कीप द रिलेशनशिप थेराप्यूटिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात करते करते इतनी ज्यादा पर्सनल हो जाएं, या वो इतना पर्सनल हो जाए कि जो आपका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है वो डेवलप ना हो पाए, सही से ना चल पाए। तो प्रोफेशनल लेवल पर ही उसको लेकर चलना है, पर्सनल नहीं होना है। जब तक आप किसी पर्सनल के साथ बात नहीं करें तब तक। कल्चरल कॉम्पिटेंस, ये समझना कि कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, लोग जो बात को, जो हमें प्रिजुडिसेस लग रहे हैं, जो चीजें हमें गलत लग रही हैं, वो उनके कल्चर में वो चीजें उस तरीके से नॉर्मल हो सकती हैं। तो उस बेसिस पर जजमेंट ना करते हुए उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करना भी काउंसलर का काम है। क्राइसिस इंटरवेंशन, ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट देनी हो, कोई सेफ्टी प्लानिंग हो या रेफरल करना हो। मतलब कभी कभी हमारे पास ऐसा केस आता है जो हमें नहीं हैंडल करना होता, लेकिन हमें उसको रेफर करना पड़ सकता है। तो ये भी क्राइसिस में आने वाली चीजों के बारे में इंटरवेंशन उसको पता होने चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ हम ही करके दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है चीजें आपके हाथ से बाहर की हो, तो उस पर भी ध्यान देना है। गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, क्लाइंट्स के साथ कोलैबोरेट करना उनके रियलिस्टिक गोल को उन्हें फाइंड आउट करने में। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट जो है बहुत इमेजिनरी बातें कर रहे हैं और हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। दैट्स नॉट अ वर्क ऑफ अ काउंसलर, दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन दैट थिंग। स्किल्स ऑफ टर्मिनेशन, भाई कहीं पर आकर तो काउंसलिंग रिलेशनशिप को टर्मिनेट भी करना है। काउंसलर को अच्छा लगेगा ऑफकोर्स आपके साथ में, आई एम सो सॉरी, क्लाइंट को अच्छा लगेगा आपके साथ में, बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक पॉइंट आते आते जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि बस इनके संग हमारी बातचीत चलती रहे। लेकिन काउंसलर के अंदर ये स्किल्स होने चाहिए कि उनको रियलाइज कराना है कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। आप सबने वो मूवी देखी होगी जिसमें मुझे मूवी का ध्यान नहीं आ रहा है, लव यू जिंदगी वाला सॉन्ग है, आलिया भट्ट वाली। तो वहां पे भी आपने देखा ना, एक टर्मिनेशन पॉइंट आता है उसका, क्योंकि उसके आगे फर्दर आलिया भट्ट को अपनी लाइफ को खुद ही हैंडल करना होता है, वरना वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है शाहरुख खान के ऊपर, और उनको ऐसा लगने लगता है कि मतलब वही उनको हर चीज प्रोवाइड अप कराते रहे। तो टर्मिनेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं। ये काउंसलर की तरफ से ही होने वाला स्टेप है, उन्हीं के स्किल हैं, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता है कि उसे अपनी चीजें कहाँ पर एंड करनी है। और इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ की तरफ लेके जाना, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। जब पर्सन अपनी प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने लगेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने लगेगा, तो जाहिर सी बात है वो जानेगा कि मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक रुकना है। तो ये सब चीजें हो गई, इसे एक बार क्विकली रीड कर लीजिए। मैं बहुत छोटा सा ब्रेक लेके वापस लौटती हूँ और ये भी देखती हूँ कि कितनी देर से क्लास चल रही है। मुझे सचमुच पढ़ाते वक्त कुछ ध्यान नहीं रहता कि मैं कितनी देर से पढ़ा रही हूँ। मैं कंटिन्यूअस 30 मिनट से
ये क्लास ले रही हूँ और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद 10-20-15 मिनट मैक्सिमम हुए होंगे, बिल्कुल मेरा घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो टाइम को देखते हुए अभी मैं ब्रेक को कैंसिल कर रही हूँ। पहले मैं ये देख रही हूँ, ये तो आपने रीड कर लिया होगा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो डिफरेंसेस हैं, चलिए एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, अच्छा ही रहेगा जितना हम अच्छे से कर लेंगे। एक पॉइंट और कवर कर लिया जाए, 40 मिनट की क्लास तो आराम से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब आप लोग एग्जाम वगैरह में भी पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना ही तो पढ़ना है। तो गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है? वैसे ये दोनों टर्म जो है, ऐसा लगता है जनरली लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि गाइडेंस और काउंसलिंग को बड़े ही एक ही सेंस में लेते हैं, लेकिन बड़े ही डिफरेंट हैं ये दोनों। और अभी बहुत अच्छे डिफरेंसेस में मैं आपको समझाऊंगी कि गाइडेंस और काउंसलिंग में फर्क क्या होता है, और एग्जाम में भी पूछा जाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली, दे रेफर टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस ईच विद इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, मेथड्स एंड स्कोप। दोनों का ही जो एम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इंडिविजुअल की। गाइडेंस की हेल्प से भी हम किसी पर्सन की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, और काउंसलिंग से तो कर ही रहे होते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में भी दोनों हेल्प करते हैं, वेलबींग को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फर्क इनमें होते हैं जिनको समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, गाइडेंस तो अलग है और काउंसलिंग अलग है। जो अभी ऐसा लग रहा है ना कि दोनों के एम भी सेम है, सब चीजें भी ठीक है, तो फिर सेम ही होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे होता है? गाइडेंस इज अ ब्रॉडर, मोर जनरल प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस, information and direction to help individuals make informed decisions, typically in areas like education, career और personal development। जब गाइडेंस की बात आती है तो ये कुछ सेक्टर हैं, ये कुछ फील्ड्स हैं जिनमें गाइडेंस दी जाती है। गाइडेंस दी जाती है और किस लिए दी जाती है? काइंड ऑफ एडवाइस दी जाती है, इंफॉर्मेशन या फिर ऐसी डायरेक्शन जिससे हम ये बता सके कि इस दिशा में आपको जाना है। जब गाइडेंस किसी को दी जाती है तो उसको डायरेक्शन दी जाती है, राइट। अब उस पे वो खुद भी चल सकता है, या हो सकता है कुछ दूरी तक हम उसके साथ चलें, कुछ चीजें उसको हम बताएं, लेकिन गाइडेंस में एक डायरेक्शन होती है जो गाइडेंस देने वाले पर्सन की तरफ से उसको मिलती है। इट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग सजेशंस, रिकमेंडेशन एंड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प इंडिविजुअल नेविगेट लाइफ चॉइसेस। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है करियर गाइडेंस। जब किसी पर्सन को करियर गाइडेंस दी जाती है तो उससे पहले भले ही कितना कुछ भी पूछा जाए कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप किस डायरेक्शन में आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हैं, आपका एप्टीट्यूड किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, तमाम बातें हम उससे पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देंगे कि आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपको मास मीडिया की तरफ ट्राई करना चाहिए, या आपके अंदर जो है वो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, आपको रिसर्च की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो लास्ट में जो मैं लाइन बोल रही हूँ ना, ऐसा करना चाहिए, ये तभी हम दे पाते हैं जब हम गाइडेंस दे रहे होते हैं। अब आते हैं काउंसलिंग की तरफ। काउंसलिंग जो है एक मोर स्पेसिफिक प्रोसेस है, ये एक थेराप्यूटिक प्रोसेस है। इसमें हम थेरेपी देते हैं। थेरेपी का मतलब ये नहीं है हमेशा कि कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ प्रोफेशनल काउंसलर वर्किंग विद एन इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर पर्सनल इश्यूज, इमोशनल कंसर्न्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आपने एक चीज देखी कि दोनों के ग्राउंड्स बदल गए कि किस पर वर्क होता है। जब गाइडेंस की बात होती है तो वर्क होता है एजुकेशन की फील्ड में, करियर, पर्सनल डेवलपमेंट, इस तरह के एरियाज होते हैं जहां पे जो प्रॉब्लम होगी वो जनरल होगी। मतलब अगर किसी पर्सन को करियर का इश्यू है तो सेम करियर का इश्यू जो है वो उसके फ्रेंड को भी हो सकता है। 12th क्लास के आप सेक्शन में चले जाइए, आपको 50% से ज्यादा स्टूडेंट करियर को लेके प्रॉब्लम होने वाली चीजों में लेके, या साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, इस पर बात करते हुए सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम मिल जाएगी। लेकिन जब काउंसलिंग करी जाती है तो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से बहुत वेरी करती हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो स्पेसिफिक हो जाती है। अब जनरल और स्पेसिफिक का मतलब तो जानते हैं ना, मतलब जनरल जो सबके लिए कॉमन हो थोड़ी सी, और स्पेसिफिक मतलब जो किसी इंडिविजुअल के लिए उसकी स्पेशल प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर स्पेशल प्रॉब्लम पे वर्क होता है, यहाँ जनरल प्रॉब्लम पे वर्क होता है। समझ रहे हैं ना इस बात को? जैसे कि किसी स्टूडेंट ने आके कहा कि मुझे किसी ने एडवाइस किया है कि इस एकेडमी से इस क्लास के बाद, कोचिंग लेने के बाद इसमें ऐसे 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 दुनिया भर की बातें हो सकती हैं, तो दूसरा पर्सन भी उसको फॉलो कर लेगा, जबकि गाइडेंस वो लेकर आया है, गाइडेंस उसका दोस्त लेकर आया है, लेकिन वो पर्सन भी उसको फॉलो कर लेगा क्योंकि ये गाइडेंस है जो उसको मिली है। लेकिन काउंसलिंग स्पेसिफिक हो जाती है, यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए वर्क किया जाता है। बड़ा ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, काउंसलिंग टिपिकली एड्रेसेस डीपर इमोशनल और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और पर्सनल ग्रोथ और रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। जबकि गाइडेंस में क्या होता है, ये इंडिविजुअल को उनकी लाइफ चॉइसेस में नेविगेट करने में हेल्प करती है, कोई इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करती है। और इन्फॉर्मेशन तो जब होती है तो वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, जनरल हो सकती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, हमने इसे डिफाइन किया कि व्हाट पर्पस डज इट सर्व, किस पर्पस के लिए दोनों चीजें वर्क करती हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने बात कर ली, डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया, आप चाहे तो पर्पस भी लिख सकते हैं। स्कोप
में भी वही चीजें आएंगी काफी हद तक, लेकिन मैं आपको समझा दूं, गाइडेंस टेंड्स टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड सपोर्ट इन स्पेसिफिक एरियाज सच एज career choices, academic planning, personal development. It is often more structured, providing clear direction और ऑप्शंस फॉर द इंडिविजुअल टू कंसीडर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड से जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया है, तो आपको लगेगा ये तो स्पेसिफिक की बात हो रही है, मैम तो भी कह रही थी कि जनरल चीजें होती हैं। एरियाज स्पेसिफिक होते हैं, प्रॉब्लम जनरल होगी, बड़ा ही सिंपल बात है। एरियाज स्पेसिफिक होंगे, मतलब अगर करियर की बात चल रही है तो करियर गाइडेंस हो जाएगी, एकेडमिक गाइडेंस हो जाएगी, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड गाइडेंस हो जाएगी। तो एरियाज इसमें भी स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज पे गाइडेंस दी जा सकती है, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ पे हम क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, या इंडिविजुअल के लिए कुछ ऑप्शंस जो हो सकते हैं वो उसको कंसीडर करवाते हैं। काउंसलिंग इज मोर फोकस्ड ऑन इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। यहाँ पे डीपर इश्यूज को एक्सप्लोर किया जाता है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया, बिहेवियरल कंसर्न हो गए, रिलेशनशिप डिफिकल्टी, क्या क्या वो पर्टिकुलर एरियाज हो सकते हैं जिसमें हम वर्क करेंगे। स्कोप की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अप्रोच के बेसिस पर गाइडेंस जो है वो डायरेक्टिव होती है, मीनिंग द प्रोफेशनल प्रोवाइड एडवाइस और सजेशन बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज और नॉलेज। द गोल इज टू हेल्प द इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय गिविंग देम नेसेसरी टूल्स, रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह जो है वो गाइडेंस चलती रहती है। काउंसलिंग में नॉन डायरेक्टिव होती है नेचर में। द काउंसलर्स रोल इज टू फैसिलिटेट सेल्फ एक्सप्लोरेशन बाय हेल्पिंग द इंडिविजुअल गेन इनसाइट। यहाँ पर गाइडेंस में जो गाइड करने वाला पर्सन है वो जो क्लाइंट के साथ चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो गाइड है और क्लाइंट है ये एक साथ चलेंगे, मतलब ये दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो गाइड जो है, गाइड कह लीजिए या फिर काउंसलर कहिए, ज्यादा ठीक रहेगा, यहाँ गाइड लिखने से बात गलत हो जाएगी आइडियली। तो यहाँ पे जो काउंसलर है ना, वो जो है वो क्लाइंट के साथ रहेंगे नहीं, वो उसको डायरेक्शन देंगे और उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन सिखाएंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम तक आगे खुद पहुंचे। कुछ दूर तक वो उसके साथ चलेंगे, लेकिन उसको डिसीजंस खुद ही लेने होंगे। यहाँ पे वो डिसीजंस दे सकते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे डिसीजंस नहीं देंगे, डिसीजंस उसे खुद लेने होंगे। अप्रोच ये हो गई। फिर है क्लाइंट के संग रिलेशनशिप कैसा होता है। शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि जब एक बार एडवाइस दे दी तो बात खत्म, अब आप अब उस चीज को करिए जो हमने आपको बताया, ये आपको करना चाहिए, बात खत्म। तो गाइडेंस में जो रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है, काउंसलिंग में डीपर होता है, मोर एम्पैथेटिक होता है और एक लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। काउंसलर बहुत जल्दी जो है वो अपने क्लाइंट को नहीं छोड़ते हैं बीच रास्ते में। ड्यूरेशन की बात करें, फिर ड्यूरेशन भी इसी से हो जाएगा कनेक्ट, जाहिर सी बात है। गाइडेंस शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, काउंसलिंग लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा। बाकी की चीजें पढ़ लीजिएगा। आई नो कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि वो उसी पर बेस्ड हैं। फोकस किस पे होता है। फोकस होता है गाइडेंस में डिसीजन मेकिंग पे फोकस होता है, गोल बनाने पे फोकस होता है, फ्यूचर प्लानिंग में फोकस होता है। लेकिन काउंसलिंग में हमें प्रेजेंट पास्ट सभी चीजों को लेके चलना होता है। ये भी देखना होता है कि जो भी इंटरवेंशन यूज हो रहे हैं उनका कितना फायदा आगे मिलेगा, क्या ये चीजें फायदेमंद होंगी नहीं होंगी, क्या पर्सन आगे चीजें कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो फ्यूचर को लेके बहुत कुछ सोचा जाता है, पास्ट की चीजों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, पास्ट के बेसिस पे भी चीजें चली जाती हैं। मेथड की बात करें तो गाइडेंस में हम सजेशन एडवाइस देने जैसे मेथड्स को यूज करते हैं, लेकिन काउंसलिंग में प्रॉपर थेराप्यूटिक टेक्निक्स यूज होती हैं और बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी जरूरत पड़ती है काउंसलिंग में जो काउंसलर में होनी चाहिए। जबकि गाइडेंस के लिए नॉलेज ही बहुत बड़ी चीज है, गाइडेंस देने के लिए आपको नॉलेज होनी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन काउंसलिंग में लॉट्स ऑफ सेट्स ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो दोनों ही जो है गाइडेंस और काउंसलिंग किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, आगे अपने फ्यूचर में चीजों को प्लान करने में, दोनों का ही रोल है। तो अब आप मुझे सोच के बताइएगा, या फिर नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको इस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस माइंड में ही करना है कि क्या आपको गाइडेंस और काउंसलिंग में फर्क लगा। बहुत ज्यादा हद तक लगा होगा। गाइडेंस इज वेरी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम काउंसलिंग। काउंसलिंग काफी ब्रॉडर टर्म है, जो गाइडेंस है वो थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है। तो चलिए अब लूंगी मैं फुर्सत से लंबा वाला ब्रेक, क्योंकि इस वीडियो को मैं यहीं अब ड्रॉप कर रही हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, 4th वीडियो होगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।